उस दिन को याद कर वे कभी कांपे नहीं, हमेशा उनका इकबाल बुलंद रहा। भले ही आईडी ब्लास्ट में उनका हाथ, पैर, आंखों की रोशनी चली गई हो, पर उनके दिलो दिमाग में अब भी वही जुनून, वही जज्बा और वही हिम्मत बरकरार है। बात बात पर जिंदगी से हताश, निराश, उदास होकर खुद को मिटा लेने वालों के लिए ये नज़ीर है। नाम है इनका रविशंकर मिश्रा, कहलाते हैं सीआरपीएफ के सेकंड कमांडेंट। पोस्टिंग है रांची में। उन्हें देख जुबां पर बस एक ही बात आती है, हिम्मत मर्दा, मदद खुदा। घायल होने के बाद उनका मर्म और जागा। अब तो वो कविता के जरिए युवाओं को जगाने का काम भी करने लगे हैं। क्या गजब बोल गए रविशंकर मिश्रा, सुनिए उन्हें। लोकसभा चुनाव सर पे आ चुका था और चूँकि नक्सलियों का ये टारगेट होता है चुनाव को डिस्टर्ब करना और ये करना, तो उस वक्त में मैं कर रहा था। तो बहुत पहले से ही हम लोगों ने, एसपी महोदय ने और हम लोगों ने बैठ के डीसी सर के साथ मिलकर बैठक करके हम लोगों ने बहुत पहले से उसकी तैयारी शुरू कर दी थी। जितने ही अति संवेदनशील नक्सलग्रस्त इलाके में जो बूथें थी उसको सैनिटाइज करना। उसी दौरान एक खबर मिली कि नक्सली का एक दस्ता इस इलाके में घूम रहे हैं और बहुत दूर से फायरिंग भी कैंप की ओर किया गया है और उन्होंने आईडी लगाने का भी एक संभावना व्यक्त किया गया था। तो हम लोग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चतरा से हम लोग करीब 50 किलोमीटर दूर करीब हम लोगों ने मोटरसाइकिल से ढुलकी नदी के किनारे तक पहुँचे। वहाँ पे जब गया तो सैनिटाइज कर रहा था, तो उसी दौरान में एक आईडी था जिसको कि विस्फोट हो गया और उस विस्फोट में मैंने बुरी तरह से मैं घायल हो गया। चूँकि सबसे आगे से फ्रंट में मैं ही था, मैं लीड कर रहा था पूरे ट्रिप को, तो सबसे ज़्यादा मैं ही हुआ। बाकी को कुछ कम चोटें आई। मेरे साथ में एक एसपीओ था, उसके भी पैर में आईडी ब्लास्ट से जस्ट एक पैर उनका भी उड़ गया था और मेरी स्थिति तो सबसे भयावह थी। उसके बाद में मैं वहाँ से तुरंत, हमारे जवानों ने हौसला नहीं खोया। वहाँ पे एक प्राइवेट गाड़ी अवेलेबल थी जो दूर में था, दिख रहा था, उसको पकड़ के फिर उसके लेके हम लोग वहाँ से रस किए। जैसे ही ये खबर मिली, ये तत्काल तुरंत सभी जगह पे ये न्यूज़ में आ गया, तो सारे में चूँकि सबको पता चल गया था तो सब कोई रांची के और रस कर गए। गांव से मेरे जो शहर दुमका मेरा पैतृक निवास है, वहाँ से भी सब लोग आए। पूरा तंत्र एक्टिव हो गया था। सबसे अहम चीज़ है कि सीआरपीएफ और सरकार जितनी थी वो सारे एक्टिव हो गई थी। सीएम सर को पहले से खबर चूँकि ये था तो वो भी बहुत चिंतित व्यथित हो गए थे, वो हो गए। सीआरपीएफ हमारा आईजी मुख्यालय यहाँ पे हेडक्वार्टर है, वो भी सारे, चूँकि एयरलिफ्ट जो हुआ था वो सीआरपीएफ ने तुरंत कार्रवाई से हुआ था, तो सारे लोग एक्टिव हो गए थे। मुझे यहाँ पे एयरपोर्ट पे उतारा गया था और यहाँ से ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया था, यहाँ से लेके अपोलो तक का, और फिर उनको तुरंत यहाँ से उतारने के साथ अपोलो हॉस्पिटल में परिवार के द्वारा पूछा गया था। उनका कहना था कि आप लोग डिसाइड नहीं करेंगे, इनकी फैमिली जहाँ ले जाना चाहेगी इंडिया के किसी भी हॉस्पिटल में तो वहाँ ले जाया जाएगा। तो उन्होंने तुरंत हमारे परिवार संपर्क किया, तो पूछा गया था, तो उन्होंने मेदांता, चूँकि तभी बहुत अच्छी तब तक में वो हॉस्पिटल एकमात्र इंडिया का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल माना जा रहा था, तो उन्होंने सीधा गुड़गांव में जो मेदांता मेडिसिटी है वहाँ के लिए बोला गया और सरकार तुरंत उस पर तैयार हो गई। करीब 10 दिन के बाद में होश आया। 10 दिन तक तो मैं ये नहीं था, हाँ कुछ बोल रहा था। वो उस स्थिति में ये थी कि मैं शारीरिक रूप से तो ये था, मतलब होश नहीं था, मैं लेटा हुआ था, कोई एक्टिविटी नहीं हुआ। तो मानसिक रूप से मुझे आज भी उसके हर एक पल मुझे याद है, दिमाग में चल रहा था। अलग अलग घटनाएं जैसे मेरे साथ घट रही है और हम उसमें बोलते रहते थे, मतलब मैं चुप नहीं रह पाता था। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे दवा दिया जिससे कि मैं फिर गहरी नींद में 2-3 दिन, बताया जा रहा है कि 2-3 दिन फिर मैं कुछ नहीं बोला। उसके बाद जब 2 दिन के बाद फिर होश आया तो धीरे धीरे मैं रिकवरी करने के स्टेज में आ चुका था। तब तक मैंने अपने को पाया कि मेरा एक पैर ख़त्म हो चुका। मैंने जब देखा तो हाथ की उंगलियां कट चुकी थी, चेहरा में पूरी तरह से बैंडेज चेहरे पे लगा हुआ था, इस पे था, तो जिससे कि कुछ ही नहीं था, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था, पता नहीं था मुझे। इवन ये भी बताया गया था कि एक आँख तो नहीं है, दूसरे आँख में भी रोशनी आएगी, लेकिन तो उस वक्त में रोशनी भी नहीं थी। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि जो एक दौड़ता ये है कूदता ज़िंदगी से अचानक ऐसे बेड पे हैं कि अब भविष्य क्या होगा उसका भी तक पता नहीं है कि चल पाएंगे कि नहीं। तो दुखद तो था ही, लेकिन फिर ये था ईश्वर का और सबका शुक्र ये था कि कम से कम मैं परिवार के बीच तो हूँ।
तो सबने धैर्य के साथ में उस परिस्थिति को निपटा है, देखा है, किसी ने अपना धैर्य नहीं खोया और ये एक बड़ी बात थी, हौसला सबने बनाए रखा। उसके बाद सरकार में निश्चित रूप से मैं हेमंत सोरेन जी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक एज ए CM नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग, एक आदमी, अच्छे आदमी के रूप में उन्होंने जो जितना बन सकता था उन्होंने मतलब आउट ऑफ वे जाकर भी उन्होंने मदद किया। तो सबका सहयोग रहा, पूरे इसका सहयोग रहा, परिवार, सरकार, ऑर्गेनाइजेशन, CRPF, सबका सहयोग रहा। आज के दिन अगर देखें तो सुसाइडल टेंडेंसी, आत्महत्या और बहुत छोटी छोटी चीज़ पे बड़े निराश हो जाते हैं। एक हार ही उनको लगता है कि ज़िंदगी हमारी जो है ख़त्म हो गई। ये इससे देखते हुए हमने प्राय चाहा कि उनको ऊपर उठाना। ये एक हार हमारी हार नहीं होती, वो भी हमें कुछ सीख देती है और हम उससे अगर आगे कदम बढ़ाते हैं, जब थक जाते हैं, चलने की इच्छा नहीं होती है, उस वक्त भी अगर हम अगला एक कदम बढ़ाते हैं तो हम मंजिल के एक कदम करीब ही होते हैं। तो उस तरह से अगर हमने पाया कि उनका हौसला को अगर बढ़ाया जाए तो युवा शक्ति ही जो है देश की शक्ति है। अगर वो शक्ति को हम एकत्रित कर सकें, उसको सही रास्ते मिल जाए तो देश का भी कल्याण हो सकता है। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी रविशंकर मिश्रा जी के हौसले बुलंद हैं और युवाओं के प्रति ज़्यादा सोचते हैं और कविता भी लिखते हैं। कैमरामैन संजय कपटदार के साथ कोहराम लाइव के लिए रांची से रूपम की रिपोर्ट।